लास्ट वीडियो तक हम देखे थे हमारे कंडक्टिंग पार्ट एंड रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम तक। अब हम देखेंगे कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और किस किस चीज़ से बना है और कैसे कैसे ब्रीदिंग का हमारा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बचपन से पढ़ते आ रहे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमारा होता क्या है? लंग्स। आप बताइए लंग्स होता क्या है? तो आपका एनसीईआरटी लिखता है लंग्स इज फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड डिवीजन ऑफ ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई, है ना। ये तीनों चीजें ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स का डिविजन जितना भी वो डिवाइड करके बनाते हैं और एल्वियोलाई को मिला करके ही हम लंग्स बोलते हैं। ठीक है, अब इन लंग्स का थोड़ा सा फंक्शन के ऊपर आता है। अब ऐसे आपको पता है कोई भी जो ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारा डिफ्यूजन से होता है। ठीक है, डिफ्यूजन इज द मेन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ये जो डिफ्यूजन होता है इट इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है? डिफ्यूजन होता क्या है? पहली बात तो डिफ्यूजन ये होता है कोई भी सब्सटेंस जब अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन से अपने जब कोई भी सब्सटेंस जब अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है उसको ही हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक, अब ये डिफ्यूजन होने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, एक तरफ किसी सब्सटेंस का अमाउंट ज़्यादा हो दूसरी तरफ कम हो। उसके साथ आपको चाहिए जिसके थ्रू वो पास करे, किसी चीज़ के थ्रू वो पास करे। ठीक है, अब वो एरिया पास करने का जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका डिफ्यूजन होगा, है ना। तो डिफ्यूजन का काम क्या होता है हमारे बॉडी में? ऑक्सीजन जो बाहर से हमारे सेल्स तक पहुंच रहा है और सेल्स से जो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकल के हम उसको बाहर छोड़ रहे हैं। द मेन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इज डिफ्यूजन, है ना। ऐसा होता है कि हम मान लेते हैं ये मेरे बॉडी का कोई सेल है। ठीक है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है ना। और इस साइटोप्लाज्म में आपका मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म होगा तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, है ना। रेड वाला से हम मान लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिनोट किया। ठीक, और हम मान लेते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट आपका सेल में ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन हमको बाहर से मिल रहा है। ठीक है, हम मानते हैं, मान लीजिए चलिए हमारे बॉडी का सेल नहीं कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, कोई एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो ऐसे एटमॉस्फेयर में है और उसके सेल के अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है और सेल के बाहर ऑब्वियसली एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है। ऐसा नहीं है कि बाहर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं और अंदर ऑक्सीजन नहीं है, मैंने रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन बना दिया। तो अब आपको क्या है, इस सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं हो जाए इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड को हमको बाहर छोड़ना पड़ेगा। तो अब है क्या कि अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है दैट इज हाई और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इज लो। उसी तरीके से ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर काफ़ी ज़्यादा है और अंदर कम है ना। तो एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया तो और आपका एक सरफेस भी मिल गया, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल गया। तो अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग ऑक्सीजन क्या करेगा? सेल के अंदर मूव करेगा, है ना। ऑक्सीजन सेल के अंदर मूव करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग सेल के बाहर मूव करेगा। ठीक है, ये होता है प्रोसेस डिफ्यूजन का। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए तो काफ़ी इजी है भाई, सेल एक छोटा सा सेल ही तो है, इतना पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा है, आराम से डिफ्यूजन से अपना जिंदगी वो काट सकते हैं। बात और दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है हमारी जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। अब ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसका आप सोचिए मोर और लेस इसका सेल का हर पार्ट इज इन कॉन्टैक्ट विद द एटमोस्फियर, तो आराम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हो सकता है। लेकिन अगर मेरे जैसे ऑर्गेनिज्म की बात करें, ह्यूमंस की बात करें या आपके प्लांट्स की बात करें, तो मेरा सिर्फ जो स्किन का सेल्स है ओनली दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द एटमोस्फियर, है ना। बाकी सेल्स तो जो मेरे हैं वो बॉडी के अंदर है, वो तो एटमोस्फियर की कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो आप सोचिए क्या सिर्फ इस डिफ्यूजन की मदद से मेरे बॉडी के हर सेल का पॉसिबल हो पाता ऑक्सीजन डिमांड और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना? पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारा का सारा सेल्स कांटेक्ट में नहीं है। इसी चीज़ को स्पेशलाइज करने के लिए हमारे बॉडी ने, नेचर ने हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया।
है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम है, ठीक है, मेरे बॉडी के हर सेल को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन नहीं मिल सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो कि बाहर से ऑक्सीजन लेकर आए और फिर उसको हर सेल तक ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ये उपाय हो सकता है। प्लांट्स में क्या होता है, लीव्स में खाना बनता है ना। हर पार्ट अपना खाना नहीं बना सकता है, लीव्स बना सकता है, लेकिन लीव्स खाना बनाया उसके बाद हम उसको हर पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है कि हम ऑक्सीजन लेंगे और हर सारे के सारे सेल्स तक पहुंचा देंगे, है ना। और सारे सेल्स में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम तक लेकर आएंगे और उससे बाहर कर देंगे, ठीक है। इसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका स्पेशलाइज हो गया। अब ये डिफ्यूजन से ही अल्टीमेटली आप याद रखना हमारे में भी होता है। तो आप पूछेंगे मैम डिफ्यूजन से इस छोटे के सेल का तो हर पार्ट कॉन्टैक्ट में, हमारा इतना बड़ा बॉडी में इस डिफ्यूजन का काम कैसे चलता है, इस सिर्फ डिफ्यूजन से हमारा काम कैसे चलता है। तो आप सोचिए कि आपको मैंने बताया कंडक्टिंग पार्ट एंड रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब ये ब्रांचिंग होते जाती है तो उसका अल्टीमेटली ब्रांच हो क्यों रहा है, आप ये समझिए। ब्रांचिंग हो रहा है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, है ना। ब्रांचिंग हो रहा है आपका टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। आपका जैसे जैसे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड करते हैं, एल्वियोलाई बहुत छोटे होते हैं और एकदम इनॉर्मस सरफेस एरिया वो कवर करते हैं, है ना। और जब इतना रूम जितना बड़ा, उतना बड़ा सरफेस एरिया आपके दोनों लंग्स को मिलाकर होता है, ठीक है। तो उतना बड़ा सरफेस एरिया जब आपको मिल जाए डिफ्यूजन के लिए, तो डिफ्यूजन आराम से आपके जितने बड़े बॉडी को सस्टेन कर पाता है ना। तो लंग्स अल्टीमेटली कुछ नहीं है, लंग्स सिर्फ वो डिवीजन है ना, ब्रोंकी से ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई, जो कि एनॉर्मस सरफेस एरिया उसका फैला हुआ है, बस उसको एक जगह पे रख दिया गया है, ठीक है। ये हो गया। अब अल्टीमेटली दूसरा बात ये है कि ये डिफ्यूजन होने के लिए मेरा जो लंग्स है उसको एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रखना पड़ेगा, नहीं तो डिफ्यूजन कैसे होगा। ऑक्सीजन मिल कहाँ से रहा है, अल्टीमेटली तो हमको एटमॉस्फेयर से मिल रहा है। अब ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या जो मेरा लंग्स है उसको हम ऐसे ही अपने बाहर तो रख नहीं सकते, डैमेज हो जाएगा, है ना। बहुत सारे बैक्टीरिया ये करेंगे, तो कुछ नहीं किया गया। ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको बाहर से एक कॉन्टैक्ट, एक पैसेज बना दिया गया है, उसी को हम कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं, है ना। और जो रेस्पिरेटरी पार्ट है उसको मेरे बॉडी के अंदर, मेरे थोरैसिक कैविटी, मेरे चेस्ट में अंदर फिट कर दिया गया है। ऐसे फिट किया गया है कि वो अंदर प्रोटेक्टेड भी है और बाहर से कनेक्टेड भी है, एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड भी है। कैसे कनेक्टेड है, हम नॉस्ट्रल से सांस ले रहे हैं, ट्रेकिया में जा रहा है, ब्रोंकाई में जा रहा है, एल्वियोलाई के अंदर आपका एयर पहुंच गया, है ना। तो ये आपका पूरा एटमॉस्फेयर का एयर आपके लंग्स में आ गया और फिर लंग्स में जैसे ही आया आपके टिश्यू के साथ ये एक्सचेंज कर पाते हैं। जो एक्सचेंज का फिनोमेना है, जब हम आपको और आगे पढ़ाएंगे तो आप उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का और लंग्स का फंक्शन समझ में आए, कुछ नहीं है, बस ब्रांचिंग हो गया है। ब्रांचिंग हुआ क्यों है, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हुआ है और इसको जो स्ट्रक्चर बन जाता है वो दो स्ट्रक्चर मिला करके हम उसको लंग कहते हैं। इसको एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहना है पर हम बाहर रख नहीं सकते, बाहर नहीं रख सकते, इसके लिए इसको हम इसके अपने बॉडी के अंदर ले आए। बॉडी के अंदर ले आए तो एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज के लिए, डिफ्यूजन के लिए कांटेक्ट होना ज़रूरी है और इस कांटेक्ट होने के लिए हम अपना कंडक्टिंग पार्ट रोल प्ले में ले आए, ठीक है। तो अब हम आते हैं थोड़ा सा लंग्स के ऊपर। चलिए, ये आपका आ गया मेन ब्रोंकस, ट्रेकिया, दो ब्रोंकस में डिवाइड किया एंड फिर इधर फर्दर इट विल डिवाइड, है ना। और फिर बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर एल्वियोलाई बनाएगा, ठीक। यहाँ पे सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स रहेंगे कोलैप्स प्रिवेंट करने के लिए।
यहाँ पे भी कार्टिलेजिनस वेन्स रहेंगे। चलिए, अब ये जो लंग्स आपके बॉडी में रहता है, दिस इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, है ना। मेम्ब्रेन मतलब मैंने पहले ही बताया था, किसी भी चीज़ के कवरिंग को हम मेम्ब्रेन कहते हैं। तो दिस इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन जो रहता है बाबू, दिस मेम्ब्रेन इज डबल साइडेड, है ना। मैं आपको समझा रही हूँ। ये लंग्स कैसे मेम्ब्रेन में रहता है, ऐसे कवर्ड नहीं रहता है। आप सोचिए, आपने एक बलून लिया, उस बलून को आपने थोड़ा सा फुलाया ना, पूरा नहीं फुलाया, थोड़ा सा फुलाया, उस बलून के अंदर हवा भर गया और उसको बांध दिया। अब आपके पास 2 लेयर हो गया बलून का, है ना, जिसके अंदर हवा भरा हुआ है। अब आप सोचिए, उस बलून को लेकर, बलून को ऐसे करके आपने स्ट्रेच किया और उसके अंदर कुछ डाला। जब डाला तो क्या होगा, आप सोचिए। अगर मैं ऐसे डायग्राम बनाऊं, सी, अब मान लेते हैं बलून को हम इन्फ्लेट किए, बलून का हम ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हाँ। तो इसके अंदर हवा भरा रहेगा, ये बलून का 2 लेयर, और इसके अंदर, है ना, हम ऐसे करके बलून लिए, एक बॉल लिए, है ना, मान लेते दिस इज अ बॉल, है ना, और बलून में थोड़ा हवा भर करके उसको बांध लिए और उसके बाद बलून को हम इस बॉल के अराउंड लपेट दिए, कुछ ऐसे, है ना, या पेन के अराउंड हम ऐसे करके बलून को लपेट दिए। बलून के अंदर पेन को नहीं डाले, हम सिर्फ क्या किए, बलून के अंदर हवा भर के बलून को ऐसे लपेट दिए, है ना। आप समझ रहे हैं। तो ये जो लपेटे, तो ये बॉल या पेन के बराबर आपका लंग्स का स्ट्रक्चर हो गया, और ये बलून के बराबर, है ना, आपका इसका कवरिंग हो गया, ठीक है। ये जो कवरिंग रहता है, इस कवरिंग के अंदर नहीं रहता है, ये जो लंग्स रहता है, दिस इज कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे, है ना। यहाँ पे जगह होता है थोड़ा सा आगे पीछे जाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बलून का एंड्स है, आप उसको ये नहीं कर सकते, बलून के अंदर नहीं है स्ट्रक्चर, बलून उसको चारों तरफ से कवर किया हुआ है ना। This membrane, this double layered structure, this double layered membrane is called as pleura. This is called as pleura, है ना। ये लंग का जो कवरिंग होता है, मेम्ब्रेन होता है, इसको हम कहते हैं प्लूरा। अब ये जो प्लूरा है, आप देखिए 2 लेयर हो गया प्लूरा का, एक लेयर हो गया जो इस बॉल की तरफ या लंग्स के तरफ है, और दूसरा लेयर हो गया जो बाहर की तरफ है ना। तो जो अंदर की तरफ रहता है, वो इसके और इसके बीच में इतना स्पेस नहीं होता है, लंग्स के साथ एकदम कांटेक्ट में होता है, चिपका हुआ होता है, ऐसे चिपका होता है कि आप उसको अलग नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए 2 बनाया है। ये जो अंदर वाला लेयर होता है बलून का, वो लंग्स के साथ एकदम चिपक जाता है। आप सोचिए कि पेन को ऐसे कवर किया मैंने, है ना, और जो कवर किया है उसके पहले मैंने पेन में फेविक्विक लगा के ऐसे चिपका दिया, तो क्या होगा, अंदर वाला जो लेयर होगा वो तो पेन पे पूरा चिपक जाएगा, लेकिन बाहर वाला लेयर आपका फ्री रहेगा, है ना। तो ये जो अंदर वाला लेयर रहता है आपका प्लूरा का, ये लंग से एकदम चिपका रहता है ना, और इसको आप लंग से अलग नहीं कर सकते। ये जैसे चिपका रहता है, इसको आप लंग्स से अलग नहीं कर सकते। अलग किस लेयर को कर सकते हैं, बाहर वाले लेयर को कर सकते हैं, है ना। ये है एक ही स्ट्रक्चर, बस ये ऐसे कवर किया है, इसके वजह से 2 लेयर बन गया है ना। तो ये जो अंदर वाला लेयर रहता है, ये आपका लंग क्या है, इट इज अ विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन मतलब कुछ नहीं, विसरा मतलब होता है हमारा इंटरनल ऑर्गन्स। मेरे बॉडी में जितना भी इंटरनल ऑर्गन है उसको हम मेरा विसरा बोलते हैं। स्टमक ले लो, लिवर ले लो, हार्ट ले लो, लंग्स ले लो, कुछ भी ले लो, उसको हम विसरा कहते हैं। तो लंग्स इज ऑल्सो अ विसरल ऑर्गन, ये मेरा विसरा है लंग्स। तो जो प्लूरा इस विसरा को कवर करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, विसरल लेयर, है ना। तो अंदर वाला जो लेयर होगा इस प्लूरा का, इसको हम बोलेंगे विसरल लेयर, या टू बी मोर स्पेसिफिक हम इसको लंग्स के लिए बोलेंगे विसरल प्लूरा। हम इसको लंग्स के लिए बोलेंगे विसरल प्लूरा। और पेराइटल मतलब समझते हैं, किनारे की तरफ, बाहर की तरफ, है ना। तो ये जो बाहर वाला लेयर होगा इसको हम बोलेंगे पेराइटल प्लूरा, इसको हम बोलेंगे पेराइटल प्लूरा, ठीक है। तो
तो जो मेरा विसरल प्लूरा होता है वो लंग से एकदम चिपका हुआ होता है, और पेराइटल प्लूरा उसके बाहर का कवरिंग होता है, जो कि इस कैविटी, जिस कैविटी में लंग फिक्स है, दैट इज योर चेस्ट का कैविटी, उसको हम, हमारा जो चेस्ट रीजन होता है उसको हम साइंटिफिकली अच्छे लैंग्वेज में हम उसको थोरैक्स कहते हैं ना। इस रीजन को मेरा, जैसे इसको हेड कहते हैं, इसको नेक कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक थोरैक्स कहते हैं, इसके बिलो एब्डोमेन कहते हैं, फिर आपका लेग्स आ जाता है, या लेग्स को हम लोअर लिम्ब कहते हैं, हाथ को हम अपर लिम्ब कहते हैं, ये सब आपका अच्छे टर्म्स में बोलते हैं ना। तो जो आपका चेस्ट रीजन में जो आपका लंग्स रहता है, तो लंग्स लिव इन द थोरैसिक कैविटी, जो थोरैक्स का आपका कैविटी है उसमें लंग्स रहते हैं ना। तो ये जो पेराइटल प्लूरा रहता है, दिस इज इन कॉन्टैक्ट विद द थोरैसिक कैविटी, एंड विसरल प्लूरा इज इन कॉन्टैक्ट विद द लंग्स, है ना। और इस विसरल प्लूरा को हम लंग से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक हुआ। लेकिन जब आप लंग्स काट के निकालिएगा तो पेराइटल प्लूरा भी साथ में आपका निकल जाता है, लेकिन पेराइटल प्लूरा को आप आराम से लंग से अलग कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, ये प्लूरा जो है ना, ये एक एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है, बलून की तरह। बलून को मैंने बांध दिया तो बलून के अंदर हवा भरा हुआ है, दैट इज एन एयर टाइप चेम्बर, है ना। तो ये जो प्लूरा का ये जो आपका बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल वर्ड कहाँ से आया, मतलब समझे, प्लूरल मतलब समथिंग रिलेटेड टू लंग्स, यहाँ से आपका प्लूरल वर्ड आया, ठीक। तो ये जो चेम्बर है, मतलब ये जो कैविटी है, दिस इज एन एयर टाइट कैविटी, और इसके अंदर आपका प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। इस प्लूरल फ्लूइड का काम क्या है, लंग्स जब एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, आप सांस लेते हैं तो ये ऑब्वियसली लंग्स का सरफेस थोरैसिक कैविटी से ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो फ्रिक्शन की वजह से लंग का जो सरफेस है दैट कैन गेट डैमेज। तो इस डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए ये जो आपका प्लूरल फ्लूइड का एयर टाइट कैविटी रहता है, इसके अंदर आपका प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। कहीं पे भी फ्लूइड हुआ तो लुब्रिकेशन हो गया, जस्ट लाइक साइकिल्स में, अपने बाइक्स में आप मोबिल डालते हैं, है ना, साइकिल्स में आप ऑयलिंग करते हैं, गेट्स के नॉब्स में आप ऑयलिंग करते हैं, उससे क्या होता है, जो फ्रिक्शन होता है कम हो जाता है, डैमेज आपका नहीं होता है ना। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ ये। अब ये जो कैविटी है ये क्या है, अगर आपका क्लासिफिकेशन हो गया या जब होगा तब आप पढ़ना। ये जो कैविटी है ना जहाँ पे प्लूरल फ्लूइड है, दैट इज योर सीलोमिक कैविटी। यही सीलोमिक कैविटी आपका डेवलप करके प्लूरल कैविटी बनाता है, और उस प्लूरल कैविटी के अंदर क्या भरा रहता है, प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा आते हैं थोरैसिक कैविटी के ऊपर, है ना। हम आते हैं आपका थोरैसिक कैविटी के ऊपर। थोरैसिक कैविटी मतलब वो कैविटी जहाँ पे कि आपका लंग्स रहता है। प्लूरल कैविटी एंड थोरैसिक कैविटी आर टू डिफरेंट थिंग्स, आप कंफ्यूज मत करना। प्लूरल कैविटी जो पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में जो कैविटी है दैट इज कॉल्ड एज प्लूरल कैविटी, है ना। एंड थोरैसिक कैविटी हमारा चेस्ट का कैविटी है जहाँ पे कि आपका लंग्स रहता है, ठीक है। तो आप थोड़ा मोड़ा तो पढ़े हो बोन्स के बारे में, है ना। तो पीछे में आपको पता है क्या रहता है, पीछे में योर वर्टिब्रा लाइन्स, वर्टिब्रल कॉलम, है ना। तो जो आपका थोरैसिक कैविटी है उसका हम एक्सटेंट्स देखते हैं। थोरैसिक एक्सटेंट ऑफ थोरैसिक कैविटी, कहाँ पे आपका लंग रहता है, आगे पीछे ऊपर नीचे, किससे सराउंडेड रहता है ना। तो पोस्टीरियरली या डॉर्सली, ठीक है,
पोस्टीरियर, अच्छा एक दो चीज आपको टर्म्स बता देते हैं। पोस्टीरियर मतलब पीछे, एंटीरियर मतलब आगे, है ना। डॉर्सल मतलब मेरा पीठ का साइड, वेंट्रल मतलब मेरा आगे का साइड। तो हमारे लिए पोस्टीरियर एंड डॉर्सल आर सेम वर्ड्स, एंटीरियर एंड वेंट्रल आर सेम वर्ड्स, है ना। उसके बाद दिस इज अबव डाउन, बाकी तो आपको पता ही है ना। तो पोस्टीरियरली या डॉर्सली पीछे में किससे बाउंडेड रहता है, दैट इज बाउंडेड बाय अ वर्टिब्रा, है ना, या वर्टिब्रल कॉलम, है ना। रीढ़ की हड्डी होती है पीछे, आपको पता है। अब ये रीढ़ की जो हड्डी होती है इसका भी ढेर सारा डिविजन होता है। रीढ़ की हड्डी आपका हेड के नीचे से यहाँ से स्टार्ट होती है और एकदम नीचे बैक तक एक्सटेंड करती है। तो जो नेक में आपका रीढ़ का हड्डी का पार्ट होता है, अच्छा रीढ़ का हड्डी बहुत छोटे छोटे हड्डियों से बना है, उन हड्डियों को हम वर्टिब्रा कहते हैं, ठीक है। तो जो वर्टिब्रा नेक के रीजन में रहता है हम उसको कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा, है ना। मतलब नेक से रिलेटेड किसी भी स्ट्रक्चर को हम सर्वाइकल बोलते हैं। तो जो नेक में रहता है आपका दैट इज योर सर्वाइकल वर्टिब्रा। उसके नीचे जो आपका चेस्ट कैविटी रहता है दैट इज योर थोरैसिक वर्टिब्रा, हम आपको पता है इस रीजन को थोरैक्स बोलते हैं। उसके नीचे रहता है लंबर वर्टिब्रा, फिर रहता है सेक्रम। अच्छा आपको इतना अभी नहीं जानना है, हम जब पढ़ाएंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट तो हम आपको पढ़ाएंगे इसके बारे में। अभी के लिए जान लो कि जो वर्टिब्रा यहाँ से लेके यहाँ तक रहता है उसको थोरैक्स में रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थोरैसिक वर्टिब्रा, है ना। तो पोस्टीरियरली आपका थोरैसिक वर्टिब्रा से ये बाउंडेड रहता है। अब ये थोरैसिक वर्टिब्रल कॉलम में थोरैसिक वर्टिब्रा का कुछ नंबर होगा, तो थोरैसिक वर्टिब्रा 1 से लेके 12 तक होता है ना, 12 थोरैसिक वर्टिब्रा होता है। उससे ये आपका कैविटी पीछे में बाउंड रहता है ना, पीछे में कवर्ड आपका रीढ़ की हड्डी से रहता है। नेक्स्ट आता है एंटीरियरली, या फिर इसको हम और क्या बोलते हैं, अभी बताया वेंट्रल। वेंट्रली किससे बाउंड रहता है आपका, आगे में आपका एक फ्लैट बोन होता है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज स्टर्नम, है ना, दैट इज कॉल्ड एज स्टर्नम। ये सब आपको और समझ आएगा जब हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ाएंगे, ठीक है। उसमें आपको बोन्स के बारे में पढ़ना है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एंटीरियरली या वेंट्रली दिस इज बाउंड बाय स्टर्नम, ठीक है। तो आगे पीछे से तो हो गया, अब साइड से भी होना चाहिए उसको कुछ कवर करने के लिए। तो साइड से, साइड को हम बोलते हैं लैटरल, है ना। साइड जो होता है साइड को हम बोलते हैं लैटरल। तो लैटरली इट इज बाउंडेड बाय, आपको पता है बचपन से पढ़ते आ रहे, इट इज बाउंडेड बाय रिब्स, है ना। जो आपके रिब्स होते हैं पीछे वर्टिब्रा से निकल के आगे स्टर्नम तक ऐसे लैटरली पहुंचता है ना। हम मान लेते दिस इज द स्टर्नम, दिस इज योर वर्टिब्रल कॉलम, तो आपका रिब्स ऐसे अटैच करता है ना, आपका रिब्स ऐसे अटैच करता है, ठीक है। इट अटैचेस लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। यहाँ से निकल के यहाँ तक दोनों साइड से ऐसे ढेर सारा रिब्स अटैच करता है, ठीक है। लैटरल हो गया। अब ऊपर से तो आपका विंड पाइप ही आ रहा है, ऊपर से इट इज नॉट बाउंडेड, नीचे से, है ना, फ्रॉम बिलो, है ना। बिलो को हम इंफीरियर कहते हैं, इंफीरियरली, और ऊपर को उसी तरह से क्या बोलेंगे, सुपीरियरली। तो सुपीरियरली आपका ये कवर्ड नहीं होता है, सुपीरियरली तो आपका ट्रेकिया से ही एयर टाइट रहता है ना। तो इंफीरियरली किससे बाउंड रहता है, तो इंफीरियरली बाबू नीचे में ये थोरैसिक कैविटी को कवर करते हुए एक डोम शेप का मसल रहता है। डोम समझते हैं, ऐसा वाला स्ट्रक्चर कहीं पे रहता है ना, उसको हम डोम बोलते हैं। जैसे नया वाला जो विधानसभा बना है उसके ऊपर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बना है, उस स्ट्रक्चर को हम डोम कहते हैं। तो डोम शेप का एक मसल होता है, उस मसल का नाम है डायफ्राम, उस मसल का नाम है डायफ्राम, DIAPHRAGM, डायफ्राम। इस मसल से नीचे की तरफ ये बाइंडेड रहता है ना। तो आगे से स्टर्नम, पीछे से वर्टेब्रल कॉलम, साइड से रिब्स, ऊपर से सुपीरियरली तो आपका ट्रेकिया आया, नीचे से ये इस तरह से, है ना,
ऐसे करके, ऐसे साइड बाय साइड, ऐसे आगे पीछे से डोम शेप का मसल रहता है, उस मसल से नीचे ये बाइंडेड रहता है। डायफ्राम इज द सेपरेशन बिटवीन योर थोरैक्स, योर चेस्ट कैविटी एंड योर एब्डोमेन कैविटी, है ना, जो पेट का कैविटी होता है, इन दोनों को सेपरेट आपका डायफ्राम करता है। डायफ्राम के ऊपर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, डायफ्राम के नीचे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इंफीरियरली थोरैसिक कैविटी को आपका डायफ्राम ये करना है। ये आपका हो गया एक्सटेंस ऑफ थोरैसिक कैविटी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब ये सारे स्ट्रक्चर्स और कौन कौन से ऐसे मसल्स होते हैं जो ब्रीदिंग में आपको हेल्प करते हैं, और इस ब्रीदिंग का प्रोसेस क्या होता है ना, कैसे मेरे लंग्स के अंदर हवा जाता है और फिर कैसे बाहर आता है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।